गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी के सेकंड सेमेस्टर का जो सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ये सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं आज। उसी कड़ी का तीसरा संस्करण लेके मैं भी रघुनाथ आपका स्वागत करता हूं। जैसे हमने पहले दो संस्करण में ये देखा कि सेफ्टी इन मशीन गार्डिंग क्यों जरूरी होती है, गार्ड का लीगल रिक्वायरमेंट क्या होता है, उसके बाद फिर गार्ड को मेंटेन कैसे करना होता है, इंस्पेक्शन उसका, इंटरलॉकिंग, रख रखाव कैसे होना चाहिए, सुपरविजन कैसे होना चाहिए, मेंटेनेंस के बाद उसको वापस रिज्यूम क्यों करना जरूरी होता है। तो आज के संस्करण में हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि जो अदर मशीन इंडस्ट्रीज है इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में, जैसे सेफ्टी इन यूज ऑफ मशीन्स लाइक पावर प्रेस मशीन है, उसके बाद फिर शेयरिंग ऑपरेशन है, बेंडिंग ऑपरेशन है, मिलिंग ऑपरेशन है, टर्निंग ऑपरेशन है, बेंडिंग ऑपरेशन है, ये सब चीज़ों में, ग्राइंडिंग ऑपरेशन है, ये सब चीज़ों में सेफ्टी कितना अहमियत रखता है। आए दिन जैसे हम लोग देखते हैं कि जो रूटीन इंडस्ट्री चलती है उसमें 40 to 50% लगभग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से प्रोडक्ट निर्माण की प्रक्रिया चलती है, और सबसे ज़्यादा ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट जो होती है वो मेंटेनेंस या ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही प्लेसमेंट ज़्यादा होती है। तो ये जो ऑपरेशन यहाँ पे कैरी होते हैं, तो आए दिन किसी का उंगली कटना, बॉडी पार्ट ट्रैप होना, ये या इलेक्ट्रिकल शॉक लगना, ऐसे आए दिन हादसे हम लोग सुनते रहते हैं, पेपर में पढ़ते रहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर जो सेफ्टी या सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए वो सब चीज़ें हम लोग नहीं दे पाते। उसकी वजह से इनका रिपीटेशन एक्सीडेंट के स्वरूप में हमको देखने को मिलता है। तो हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं सेफ्टी इन यूज ऑफ मशीन। जैसे पावर प्रेस ऑपरेशन, पावर प्रेस कोई भी कंपनी में एक या दो पावर प्रेस मशीन तो रहता ही है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बार हम लोग कंपनी में देखते हैं तो छः छः पावर प्रेस होती है, 12 पावर प्रेस होती है। इसमें टाइम सेट किया रहता है कि 1 मिनट में कितना ऑब्जेक्ट निकलना चाहिए, और काम की जल्दबाजी भी बहुत बार होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसकी जल्दबाजी की वजह से, उसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम भी दिए रहते हैं, बट हम अपने स्वभाव के कारण वो इंटरलॉक को बाईपास करने का कोशिश करते हैं। तो पावर प्रेस मशीन माने क्या होता है कि पावर प्रेस मशीन इज यूज फॉर कटिंग मेटल ऑन पर्टिकुलर शेप। कोई भी एक पावर प्रेस मशीन जो हम लोग देखते हैं उसको एक पर्टिकुलर जॉब में या टास्क में कट करना होता है, या फिर उसमें पंच का प्रावधान करना होता है। ये सब चीज़ों के लिए पावर प्रेस मशीन का इस्तेमाल होता है। कई बार वो मेटल को शेप देने की ज़रूरत पड़ती है कुछ अलग डायमेंशन में, जो ऑटोमोबाइल मोटर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन की मशीन जो बनाई जाती है उसमें ये सब चीज़ें लगती है। पावर प्रेस दैट शेयर पंच और असेंबल द मेटल, ये सब चीज़ें सिमिलर ऑपरेशन में कैरी होती है। पावर प्रेसेस आर ऑपरेटेड बाय न्यूमेटिक वे, हाइड्रोलिक वे और पावर वे। तो इसमें एक डाई लगा रहता है, जो डाई का मूवमेंट कंटिन्यूस रहता है, और जॉब जो है नीचे की सेक्शन में रखा हुआ रहता है, फ्री फिक्स किया हुआ रहता है। वो डाई में वो जॉब को सेट करके ऊपर से पंच का मूवमेंट कंटिन्यूस चलता रहता है। तो इसमें जो कंटिन्यूस ऑपरेशन चलता रहता है, इसका इंटरलॉक बाईपास करना, डबल स्विच बटन को ऑपरेट ना करना, काम करते टाइम अगर आपका ध्यान कहीं से भटक गया तो वो सब चीज़ों में दो पंच के बीच में आपका उंगली आ जाना, जिसकी वजह से उंगली में फ्रैक्चर आ जाना, मार लगना या कट लगना, बहुत बार नाखून कट जाते हैं पावर प्रेस के दरमियान। तो ये सब चीज़ें प्रिकॉशनरी मेजर लेते टाइम पावर प्रेस में क्या लेना है, तो पावर प्रेस में पहला तो चीज़ है कि आपका मशीन के साथ का डिस्टेंस क्या है वो मेंटेन होना चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट या एर्गोनॉमिक्स का पार्ट जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर के हिसाब से बराबर होना चाहिए। डबल बटन का जो ऑफ है, इमरजेंसी बटन ऑफ जिसको बोला जाता है, वो ऑपरेशन में हर बार रखना चाहिए। बहुत सारी कंपनियों में सेंसर, ह्यूमन बॉडी सेंसर के हिसाब से सेंसर का प्रावधान वहाँ पे किया हुआ रहता है, तो वो सेंसर का एक्टिवेट रखना जरूरी है। अगर काम का जल्दबाजी है, बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि जॉब फटाफट निकलना है, इसकी वजह से ऑपरेटिंग पर्सन वो सेंसर का जो इंटरलॉकिंग है उसको बाईपास करके रखता है। तो इसके कारण की वजह से फिर जो शिफ्ट बदली होता है या फिर वही ऑपरेटर सेकंड या नाइट शिफ्ट में काम करेगा, तो इंटरलॉकिंग सिस्टम काम नहीं करता, और जिसकी वजह से फिर हादसा होने की संभावना बनी रहती है।
पावर प्रेस मशीन के बाजू में स्लीपरी एरिया होता है ऑयल के कारण, तो वो स्लीपरी एरिया मतलब ऑयल जो स्पिलेज होता है वो उसका साफ सफाई बराबर होना चाहिए, अर्थिंग होना चाहिए पावर प्रेस में। तो ये सब प्रिकॉशनरी मेजर पावर प्रेस में लेना जरूरी होता है। अभी शेयरिंग ऑपरेशन की तरफ करते हैं। शेयरिंग आल्सो नोन एज अ डाई कटिंग, मतलब एक कोई भी मेटल पार्ट है उसमें कट लगाने का काम जो करता है, बाय प्रोसेस ऑफ कट स्टॉक विदाउट फॉर्मेशन ऑफ मेटल। इसकी वजह से क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ चिप्स, एक कंटिन्यूअस मेटल का पार्ट जो है वो मेटल में से अलग किया जाता है। Strictly speaking, it is a cutting blades are straight in the process is called as a shearing. It is a cutting blades are curved, then they are shearing in operations. शेयरिंग ऑपरेशन मेटल में से जो चिप्स यूनिफॉर्म वे में या ब्लेड निकालने का जो प्रोसेस है उसको शेयरिंग बोला जाता है। उसके बाद फिर बेंडिंग ऑपरेशन क्या होता है, कोई भी इंजीनियरिंग सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर का बात करते हैं तो बेंडिंग ऑपरेशन, शेयरिंग ऑपरेशन या फिर पावर प्रेस ऑपरेशन, ये सब चीज़ों में पहले ऑपरेशन समझ के लेना बहुत जरूरी होता है। तो बेंडिंग ऑपरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन शीट मेटल फैब्रिकेशन ऑपरेशन, आल्सो नोन एज प्रेस पैकिंग या फ्लैंजिंग ऑपरेशन, डाई बेंडिंग, फोल्डिंग, एजिंग। मेटल पार्ट को एक अपने प्रारूप में उसको बेंड करने का जो मेथड होता है उसको बेंडिंग ऑपरेशन बोला जाता है। रेक्टेंगुलर शेप में या सर्कुलर शेप में या फिर सेमी सर्कुलर शेप में, ये सब चीज़ों में मेटल को बेंड करना। अभी मेटल को जब हम लोग बेंड करेंगे तो पावर तो लगेगा, या तो न्यूमेटिक लगेगा या तो हाइड्रोलिक लगेगा, तो ये सब बेंडिंग ऑपरेशन का पार्ट है। रोलिंग ऑपरेशन में क्या होता है, तो मेटल वर्क, रोलिंग और फॉर्मिंग प्रोसेस इन विच मेटल स्टॉक इज पास थ्रू वन और मोर पेयर ऑफ रोल्स। उसको एक यूनिफॉर्म सरफेस अपीयर होने के लिए मेटल बॉडी को सरफेस मेटल सरफेसेस के थ्रू प्रेस कंडीशन में पास ऑन किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें एक यूनिफॉर्म थिकनेस अचीव होती है, उसको रोलिंग ऑपरेशन बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं टर्निंग ऑपरेशन। टर्निंग ऑपरेशन में टर्निंग मशीन के ऊपर जॉब को हेड और टेल स्टैक में फिक्स किया जाता है और फिर एक टूल एक सर्टन डायमेंशन के ऊपर सेट किया जाता है, जिसकी वजह से जो स्टैक के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो मोटर की वजह से रोटेशन में जाता है और ये टूल अपना एक फिक्सिंग कंडीशन में रखते हुए जॉब के ऊपर जो डायमेंशन को हमको सरफेस बनाना है या कट बनाना है या फिर सेमी सर्कुलर कट बनाना है, जो भी बनाना है, ग्रूविंग करना है, फेसिंग करना है, थ्रेडिंग करना है या ड्रिलिंग करना है, ये सब ऑपरेशन टर्निंग ऑपरेशन में किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं मिलिंग ऑपरेशन। मिलिंग प्रोसेस वेयर मिलिंग टूल्स कट अवे द मटेरियल इन रोटरी मोशन as driller है। This is possible with the wide array different tools, different diameters, different hardness. Because mill is moving, the rotational speed must be high order to get the clean finish of milled hole. जहाँ पे जो चीज़ों में हमको ग्रूविंग करना है या फिर रोटरी पार्ट के ऊपर उसको मेटल को हेवी स्पीड में ये करना होता है, उसको मिलिंग ऑपरेशन बोला जाता है। मिलिंग मशीन रिमूव द मटेरियल फ्रॉम वर्क पीस बाय रोटेटिंग कटिंग टूल। टूल का कटिंग टूल का रोटेशन जो है वो हेवी स्पीड पे चलता है, उसको कटर बोला जाता है। मूविंग इनटू वर्क पीसेस। मिलिंग मशीन आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये दो तरह की होती है। तो ये सब मिलिंग मशीन के बारे में बात होगी। उसके बाद ग्राइंडिंग ऑपरेशन होता है। ग्राइंडिंग तो हम लोग सभी इंडस्ट्री में देखते हैं, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी मेटल बार कटिंग में ग्राइंडिंग का इस्तेमाल होता है, ऑटोमोबाइल में भी होता है। बाकी बाकी सब इंडस्ट्री में मोर और लेस ग्राइंडिंग ऑपरेशन तो चलता है। ग्राइंडिंग इज द एग्रेसिव मशीन प्रोसेस दैट यूज द ग्राइंडिंग व्हील और ग्राइंडर as the cutting tool. Grinding is a subset of cutting, as a grinding is a true metal cutting process. अभी ग्राइंडिंग के दरमियान बहुत बार होता है कि कुछ लेवल तक ग्राइंड करके उसको छोड़ता है, उसको पार्शियल ग्राइंडिंग भी बोला जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है ग्राइंडिंग करके पूरा एक रॉड जो है या फिर प्लेट है उसको पूरा कट अप करके नंबर ऑफ पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मशीन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, सीएनसी कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल। सीएनसी मशीन जो है मेटल पार्ट में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर ऑफ होल्स बनाने हैं, नंबर ऑफ डायमेंशन से बनाने होते हैं, तो उसके हिसाब से कंप्यूटराइज वे में उसको प्रोग्रामिंग बना के डाला जाता है। मेटल शीट को उसके पाथ पे रखा जाता है
और फिर कंप्यूटर के प्रोग्राम के हिसाब से फिर उसको नंबर ऑफ जो होल या पंचेस लगाने वेरियस डायमीटर या वेरियस साइज शेप्स के, उसके हिसाब से फिर उसको उसमें वो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रोबोटिक मशीन की तरफ। रोबोटिक इंजीनियरिंग कंबाइंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कॉम्बिनेशन है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है और कंप्यूटर सिस्टम का कॉम्बिनेशन है। रोबोटिक इंजीनियर डिजाइंस द प्रोटोटाइप, उसके बाद उसको बिल्ड करता है, उसका टेस्टिंग होता है, उसका मेंटेनेंस होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। इसके हिसाब से फिर रोबोटिक मशीन जो ऑटोमोबाइल सेगमेंट में जो जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसके हिसाब से सभी जगह पे काम करता है। मोस्ट ऑफ द रोबोटिक्स इंजीनियर गो टू वर्क ऑफिस, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, लैबोरेटरीज, मैन्युफैक्चरिंग मे बी नॉइजी डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री। इसके हिसाब से सब चीज़ें मशीन या इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लेनी होती है, सेफ्टी इन अबव मशीन्स। अभी सेफ्टी इज अ क्रूशियल पार्ट। जैसे इसमें जो ऑपरेशन में देखा जाए तो बेसिकली जो कंपोनेंट जो ध्यान में रखने लायक होते हैं वो है प्रेशर है, मेटल है तो हैंडलिंग हजार्ड्स के बारे में, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स के बारे में है, कट इंजुरी है क्योंकि मेटल पार्ट है तो शार्प एजेस उसमें अपीयर होने होते हैं, तो कट इंजुरी भी इसका एक बाई प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है। उसके बाद फिर फॉल है, स्ट्राइकिंग है, ये सब तरह के हादसे ये सब इंडस्ट्री में पाए जाते हैं। सेफ्टी इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट व्हेन ऑपरेटिंग वेरियस मशीन। अभी मशीन के भी कुछ अपने एस्पेक्ट होते हैं यहाँ पे हादसा होने की ज्यादातर संभावना होती है, इंक्लूडिंग शेयरिंग है, बेंडिंग, मिलिंग, ड्राइंग, टर्निंग, बोरिंग ऑपरेशन, ये सब चीज़ों में शेपिंग, प्लानिंग, क्रोशिंग या रोबोटिक ऑपरेशन, इसमें सब चीज़ों में सेफ्टी का कंसिडरेशन अहम होता है। तो सबसे जो जनरल सेफ्टी गाइडलाइन मशीन सेफ्टी, इंजीनियरिंग सेफ्टी में क्या लेनी चाहिए उसके बारे में अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला चीज जाता है कि मशीन का मेंटेनेंस रख रखाव या फिर उसका डिजाइन फैक्टर। सबसे पहला है कि कोई भी मशीन रहे, जैसे पावर प्रेस अगर 2 टन का डिजाइन है और उसमें अगर मैं 3 टन का जॉब परफॉर्म करने का कोशिश करूँ तो वो लाजमी नहीं होगा, वो बेंड होगा या टूटेगा फूटेगा, फिर हादसा होने की संभावना। तो डिजाइन एस्पेक्ट सबसे बड़ा ये होता है। बट कोई भी कंपनी डिजाइन एस्पेक्ट वो मशीन कंसिडर परचेस करते टाइम ही कंसिडर करती है और उसके हिसाब से फिर जॉब टास्क दिया जाता है। डिजाइन एस्पेक्ट में बहुत बार काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है, जैसे बेस फ्रेम कैसा होना चाहिए, उसका माउंटिंग कैसा होना चाहिए, लेवलिंग कैसा होना चाहिए, केबल ट्रे कहाँ से आएगा, बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा, ये सब डिजाइन एस्पेक्ट के हिसाब से इंडस्ट्रियल लोग उसका ध्यान रखते हैं। फिर उसका आता है दूसरा, मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है कि इसका रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए। आइडेंटिफाई एड्रेस, ऑपरेशन के दरमियान कौन से सेगमेंट में कहाँ पे डेविएशन आया, कहीं पे बोल्ट लूज है या फिर व्हील लूज हुआ है या फिर ऑयल लीकेज हो रहा है अगर वो हाइड्रोलिक ऑपरेटेड मशीन है, इलेक्ट्रिकल केबल कहाँ पे लूज है, तो इलेक्ट्रिकल इश्यूज में कहीं ट्रिप तो नहीं मार रहा है मशीन, ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में तो एक अहम रोल होता है कि कोई भी मशीन काम करते टाइम कुछ एबनॉर्मल आवाज तो नहीं कर रहा है। एबनॉर्मल आवाज अगर वो करेगा तो कितना टाइम वो चल सकता है उसका एक प्रेडिक्शन लिया जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, अगर कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट हो जाती है तो उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के टाइम पे फिर मशीन को बंद किया जाता है और फिर उसका पूरा रिपेयर ओवरहॉलिंग करने के बाद उसको वापस काम के ऊपर रिज्यूम किया जाता है। तो ये प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इज द एंड सोर्स, मतलब काम करते करते मशीन थक के बैठ जाता है, वो आगे काम ही नहीं कर पाता है, तो ब्रेकडाउन होने के बाद तो फिर मेंटेनेंस का एक्टिविटी तो करना जरूरी होता है। दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। उसके बाद फिर आते हैं ऑपरेटिंग सेफ्टी कंट्रोल, उसके ऊपर क्या क्या होने चाहिए। इंजीनियरिंग कंट्रोल जिसको बोला जाता है, सेफ्टी कंट्रोल में मतलब 2 वे लॉक सिस्टम है, सेंसर है, बैरियर्स है, गार्ड जिसको बोला जाता है, वो गार्ड का वहाँ पे प्रावधान होना जरूरी है। टूल्स का इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इंजीनियरिंग कंट्रोल का पार्ट होता है। इसमें मशीन शुड हैव सेफ्टी कंट्रोल एंड डिवाइसेस दैट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। इंजीनियरिंग कंट्रोल, machine guard, equip the machine with appropriate guard and safety devices to prevent the barriers, interlock doors, light curtain। लाइट कर्टेन का एक पार्ट ऐसा होता है कि
अगर आपका हाथ मशीन के अंदर है और लाइट सेंस कर रहा है तो मशीन ऑपरेट नहीं होगा। तो ये होता है। उसके बाद फिर आता है ऑपरेटर का ट्रेनिंग, अवेयरनेस, कि जो भी बंदा रिस्की मशीन के ऊपर जो काम कर रहा है उसका अवेयरनेस कितना है, उसको टाइम टू टाइम हम कितना ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंसिडेंट रिपोर्टिंग के हिसाब से उसका ट्रेनिंग जा रहा है या नहीं जा रहा है। लास्ट सोर्स आता है फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, सुपरवाइजर का भी रोल ये सब चीज़ों में अहम होता है। सुपरवाइजर काम क्या करता है, उसका ध्यान कैसा है, लोगों को टाइम टू टाइम वो ट्रेनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फॉर द ऑपरेशन उसका है या नहीं, ये सब चीज़ें सुपरवाइजर के इसमें आता है। फिर एक फैक्टर आता है लॉकआउट टैग आउट, लोटो होना चाहिए। मेंटेनेंस का काम करना है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई या कोई शार्प एज ऑपरेटिंग पार्ट है जिसको हमने बंद करना है, वर्क परमिट सिस्टम फॉलो करना है, ये लोटो सिस्टम का पार्ट है। तो ये सब चीज़ें हमको देखना होता है। लास्ट फैक्टर होता है रिस्क असेसमेंट। कोई भी मशीन ऑपरेशन में लेने से पहले उसका रिस्क असेसमेंट होना बहुत जरूरी है कि कौन सी एक्टिविटी के साथ कौन से रिस्क एसोसिएटेड है। उसको नेगेट करने के लिए हम लोगों ने कितने करेक्टिव मेजर्स लिए हैं और वो करेक्टिव मेजर्स इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो सब चीज़ें चेक करते हुए हमको देखना होता है। उसके बाद रेगुलेटरी कंप्लाइंस, जैसे ये टॉपिक के इंजीनियरिंग कंट्रोल या फेंसिंग के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो फैक्ट्री एक्ट सेक्शन 22 मशीन गार्डिंग के बारे में बात करता है, ये हम लोगों ने बोला है। तो रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए भी पावर प्रेस मशीन में शेड्यूल 2 नए सिरे से आया हुआ है, एक शेड्यूल आया हुआ है। तो उसमें भी पावर प्रेस मशीन के लिए सर्टन चेक पॉइंट दिए हैं, वो शेड्यूल के हिसाब से उसका चेकिंग होना चाहिए। और फिर वर्किंग इन्वायरमेंट या सेफ्टी कल्चर, ये बिहेवियरल एस्पेक्ट है और इसके ऊपर बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ अभी आजकल ध्यान देना शुरू किया हुआ है। वो देना भी चाहिए। अगर वो बाईपास का कल्चर रहेगा तो आपको उसके हिसाब से कल्चर को बदलाव करने में आपको सहभाग देना पड़ेगा। सेफ्टी कल्चर, कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। चार्ज देते टाइम या चार्ज लेते टाइम अप्रोप्रिएटली चार्ज लेना होता है। उसके बाद सेफ्टी के रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर ऑब्जर्वेशन में आती है तो उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना होता है। तो ये सब इंजीनियरिंग ऑपरेशन और उसके रिलेटेड हजार्ड और सेफ्टी प्रिकॉशन के ऊपर हमने बात किया। हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। कॉमन हजार्ड्स इन मशीन ऑपरेशन इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। अभी कॉमन हजार्ड क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला हजार्ड होता है क्रशिंग हजार्ड। मशीन के साथ काम करते टाइम बहुत बार फिंगर ट्रैप होना, बॉडी ट्रैप होना या लिम्स ट्रैप होना, ये सब अमूमन देखा जाता है। या फिर फिक्स स्ट्रक्चर होता है या फिर वॉल के बीच में काम करते टाइम मेटल के साथ आदमी का बॉडी ट्रैप हो जाता है। ऐसे हादसे आए दिन हम लोग देखते हैं। दूसरा हजार्ड होता है शेयरिंग हजार्ड। शेयरिंग मतलब कटना। शेयरिंग हजार्ड विच ट्रैप द पार्ट ऑफ बॉडी, टिपिकली हैंड और फिंगर। ये सब चीज़ें इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में होती है। तीसरा होता है कटिंग और सिवरिंग हजार्ड। कटिंग और सिवरिंग हजार्ड थ्रू कांटेक्ट विद कटिंग एज सच एज बैंड सॉ और रोटेटिंग कटर, ये सब चीज़ों में वो कटिंग की इंजुरी या उंगली का कटना, पैर का कटना, पैर में कटिंग का घाव लगना, ये सब चीज़ें इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में कॉमन होती है। उसके बाद इंटेंगलमेंट हजार्ड। दिस हजार्ड इज विद मशीनरी विच ग्रिप्स लूज क्लॉथिंग। ठंड के दिनों में जैसे हम लोग मफलर इस्तेमाल करते हैं, रोटरी पार्ट के संपर्क में मफलर आने के बाद वो पूरा का पूरा मफलर ट्रैप आउट होता है और बॉडी के साथ भी वो लपेट लेता है। दैट इज कॉल्ड एज इंटेंगलमेंट हजार्ड। उसके बाद ड्राइंग इन, बहुत लोगों को बाईपास करने का आदत होता है। जैसे फिल्म मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, पॉलीथीन का फिल्म या जो भी बना रहे हैं हम लोग, उसमें रोलर में अगर वो पॉलीथीन का फिल्म फंसा है तो लोग सुपरवाइजर को बताने के बजाय खुद ही निकालने का कोशिश करते हैं। रोलर ऑटोमेटिक चालू हो जाता है और वो उंगली के साथ हाथ, हाथ के साथ पूरा बॉडी, ये ड्राइंग इन हो जाता है। रोलर के साथ वो बॉडी लपेट में आ जाता है, ट्रैप हो जाता है और मल्टीपल फ्रैक्चर का इंजुरी होने की संभावना होती है। उसके बाद इम्पैक्ट हजार्ड, ये सबसे क्रूशियल हजार्ड है। मेटल जैसे हेवी होने की वजह से, वजनदार होने की वजह से उसका एक ऊपर से गिरना या साइड से गिरना या लिफ्टिंग शिफ्टिंग करते टाइम शरीर के ऊपर गिरना, ये इसका इम्पैक्ट शरीर के ऊपर आता ही है। तो उसमें भी फ्रैक्चर होता है, कट इंजरी होती है। ये सब चीज़ें मेटल इंडस्ट्री में होता है।
उसके बाद पंक्चर हजार स्टैबिंग या पंक्चर, स्टैबिंग और पंक्चर हजार वो इंजेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। एक केस हम लोगों ने 5 साल पहले देखा था कि एक बंदा पेट दर्द का कंप्लेन कर रहा था, बट वो कहाँ से हो रहा है क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं था। डॉक्टर के पास 2-3 महीना ट्रीटमेंट चला, बाद में ऑपरेट करने के बाद लोअर इंटेस्टाइन में उसका मेटल पार्टिकल मिला। तो मेटल पार्टिकल मिलने के बाद वो कहाँ से गया, तो वो रोटरी मशीन के बगल में काम कर रहा था, और वो जब स्पीडली मेटल पार्टिकल बॉडी के अंदर इंसर्ट हो गया, उसको महसूस ही नहीं हुआ कि उसके शरीर में ऐसा कुछ पार्टिकल एंटर कर चुका है। और जब वो स्वेलिंग इंटेस्टाइन में चालू हुआ, उसके बाद ये सब चीज़ें सामने आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हजार्ड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, फ्रिक्शन और एब्रेशन हजार्ड। कॉन्टैक्ट विथ फ्रिक्शन एब्रेशन हजार्ड, फॉर एग्जाम्पल ग्राइंडिंग व्हील्स। ग्राइंडर के साथ हम लोग जब काम करते हैं तो उंगली घिस जाना, या ग्राइंडर का व्हील टूट के शरीर के ऊपर घिसना या इंसर्ट हो जाना, ये ग्राइंडर के रिलेटेड धोखे होने की संभावना ज़्यादातर होती है। उसके बाद आते हैं हाई प्रेशर फ्लूइड इंजेक्शन हाजार्ड। हाई प्रेशर हाजार्ड ये एक मशीन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का एक एसोसिएटेड प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हेवी डैमेज होता है। मोबाइल मशीनरी मूवमेंट के दरमियान भी एडिशनल प्रिकॉशन लेने होते हैं। मूवमेंट में स्ट्राइकिंग हजार्ड होने की ज़्यादातर संभावना होती है। अभी इनको प्रिवेंट कैसे करना होता है, प्रिवेंशन ऑन सेफ्टी मेजर। तो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट में जो क्राइटेरिया दिया जाता है कि रिस्क एलिमिनेट करो, एलिमिनेशन ऑफ हजार्ड फ्रॉम मशीन। आइडेंटिफाई होने के बाद वो कितने लेवल का रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करो, और उसके जगह पे अगर हम लोग उसको पहले एलिमिनेट करने तो उसको ये कोशिश करते हैं, या तो फिर कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। कंट्रोल मतलब एनक्लोजर या गार्डिंग वगैरह सब लगा के उसको कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बढ़ाना जरूरी होता है कि जो मशीन रिस्क है उसके ऊपर सुपरवाइजर का ध्यान काम करते टाइम टू टाइम होना चाहिए। उसके बाद लोगों का ट्रेनिंग टाइम टू टाइम होना चाहिए, कितने समय में किसको कितना ट्रेनिंग दिया है, ये सब चीज़ें हमको देखना जरूरी होता है। उसके बाद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो वैयक्तिक सुरक्षा साधन है, उनका टाइम टू टाइम इस्तेमाल होना जरूरी है। जनरल सेफ्टी मेजर्स में और क्या देखना होता है, तो डिज़ाइन, मशीन का जो डिज़ाइन होता है, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया, वो एडिक्वेट होना चाहिए। उसके बाद वो मशीन डिज़ाइन में कॉर्नर एजेस, शार्प एजेस वगैरह नहीं होना चाहिए। मशीन का लोकेशन जो है वो एसेसेबल होना चाहिए, या इमरजेंसी कंडीशन में वहाँ से हम लोग बाहर निकल पाए इसके हिसाब से उसका लोकेशन होना चाहिए। उसके बाद प्लेस द कंट्रोल सो दैट ऑपरेटर विल नॉट हैव टू रीच टू फार और मूव हिज बॉडी ऑफ बैलेंस। मशीन के ऑपरेशन के टाइम पे मैंने जैसे बोला कि एर्गोनॉमिक्स पार्ट या फिर जॉब सब्सटीट्यूटिंग या जॉब रिमूवल के लिए जो पोजीशन लेना होता है, उसका ध्यान भी रखना बहुत जरूरी होता है। बिल्ड पावर ट्रांसमिशन एंड ड्रीवर मैकेनिज्म एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मशीन। पावर कट ऑफ अगर ओवरलोडेड पे चल रहा है तो पावर कट ऑफ होना चाहिए, या फिर ड्राइव के बेसिस पे उसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। डिजाइन द मशीन फॉर सिंगल पॉइंट लुब्रिकेशन, एक ही जगह पे लुब्रिकेशन करके वो अगर पूरे मशीन में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो कंडीशन में सिंगल पॉइंट लुब्रिकेशन ही सजेस्टेड होता है। डिजाइन अ मैकेनिकल डिवाइसेस फॉर फीडिंग इंजेक्टिंग पार्ट्स और एलिमिनेटिंग पार्ट्स। मशीन के कंटिन्यूअस मूवमेंट में हाथ ना आए, इसके लिए ये एक सजेशन होता है कि आप या तो पोर्टेबल इक्विपमेंट बनाओ, या तो कुछ एडिशनल मैकेनिज्म डिफाइन करो कि जो जॉब वहाँ पे रखने के लिए काम में आए, या फिर जॉब निकालने में काम आए, जिसकी वजह से आपका बॉडी पार्ट मशीन के रोटरी मशीन में इंटरफेयर नहीं करेगा। मिनिमाइज मोटर ड्रिफ्ट टाइम, या फिर प्रोवाइड फेल सेफ इंटरलॉकिंग सिस्टम। इसमें फेल सेफ का अगर किसी भी कारणवश मशीन फेल होता है तो उसको ऑटोमेटिकली बंद होना या फिर यूटिलिटी का चालू होना, ये इसको फेल सेफ बोला जाता है। ग्राउंडिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहेगा तो उसका अर्थिंग प्रॉपरली होना चाहिए। उसके बाद कंपोनेंट के जो पार्ट्स होते हैं इक्विपमेंट इजी फॉर रिमूवल होने चाहिए। जो स्पेयर पार्ट है उनमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए रख रखाव या मेंटेनेंस की एक्टिविटी करते टाइम। उसके बाद रिड्यूस द सोर्स ऑफ एक्सेसिव नॉइज वाइब्रेशन, उसका अलाइनमेंट प्रॉपर रहे, नॉइज कंट्रोल में रहे। और लास्ट सोर्स जो आता है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के ऊपर आता है। ये सब चीज़ें हम लोगों को इंजीनियरिंग सेफ्टी का फैक्टर जब हम लोग ध्यान में रखते हैं तो हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए।
मशीन के साथ ऑपरेशन पार्ट पहले सबसे पहले समझ के लेना जरूरी है। ऑपरेशन के साथ कौन कौन से हजार्ड्स एसोसिएटेड है उस वो समझ के लेना जरूरी है। वो हजार्ड्स के हिसाब से फिर हमारे पास सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें क्या लेना चाहिए, उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। वो आइडेंटिफाई होने के बाद वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए टाइम टू टाइम। इम्प्लीमेंट होने के बाद उनको मॉनिटर भी करना चाहिए, मॉनिटर के बाद उसको रिव्यू भी करना चाहिए। तो अगर इस तरीके से हम लोग इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का कंट्रोलिंग मैकेनिज्म डिफाइन करेंगे तो आशा करते हैं कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में जो होने वाले हादसे हैं वो कुछ हद तक कम हो जाए। आपको अगर ये टॉपिक पसंद आया या अगर आपको लगता है आपके काम का है तो कृपा करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।